नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम भाई है 2026 में बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी आप स्टेट में किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी में अगर आपका एग्जाम है 2026 में, इतिहास के बच्चे हैं, एकदम घबराना आपको नहीं है, क्योंकि आपके लिए लेकर के आए हैं वन शॉट का क्लास। जितना भी इतिहास में निचोड़ एकदम VVI ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा पूछती है, मतलब ऐसा है कि अगर वो परीक्षा में अगर ना डाले वहां से क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम शुद्ध ही नहीं होगा भाई, आपका परीक्षा ही शुद्ध नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हमारे द्वारा जो एनालिसिस है इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि मैं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, और हमारे द्वारा ही जो एनालिसिस जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एकदम सुपर हिट वाला जो प्रश्न होता है ना, जो सीधे बोर्ड परीक्षा की खोपड़ी में जाकर के छेद करने वाला जो प्रश्न है वही आपको कराएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बिना देर किए हुए देखें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? भारतवर्ष में इनकी एंट्री दक्षिण अफ्रीका से कब होती है ये आपको भाई बताने हैं। तो ध्यान से समझेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जाते कब है? तो भाई 1893 में जाते हैं। और आते कब है? तो ये आते हैं 1915 ईस्वी में। और ऐसा नहीं है कि ये बीच बीच में ये नहीं आते, अगर नहीं आते हैं तो इनका लौंडा कैसे आ जाता है? 1800 अगर बात कर लेंगे तो 93 में एक बच्चा का इनका जन्म हो जाता है जिसका नाम है हीरालाल, है ना, पढ़े होंगे हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो आप लोग को कोई बच्चा ही खाली पढ़ा है। अब हम आपको इनके बारे में बता दे थोड़ी सी तो अच्छा लगेगा कि ये पहले हीरालाल का ये बर्थ है जी। ये जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो ये हीरालाल इनका एक बच्चा जो है उसी साल जो है वो जन्म लेता है। ये दक्षिण अफ्रीका में जब ये जाते हैं तो विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे। एनी बेसेंट वो महिला है, वो विदेशी महिला है, आयरलैंड से भारत में आती है। इसके अलावा यही वो टाइम है 1893 ईस्वी कि इसी समय स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। वो जो होते हैं शिकागो में जा करके और धर्म का एक सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेते हैं इंडिया के तरफ से, है ना, और भारत का वो गौरव वहां पे बढ़ा देते हैं। तो ये ध्यान सुनेंगे, हीरालाल का जन्म हो रहा है। इसके बाद अगर बात कर लेंगे तो फिर कुछ साल में एक और लड़का का जन्म होगा जिसका नाम मणिलाल, और फिर रामदास, और फिर देवदास का जन्म 1900 ईस्वी में जाकर के हो जाएगा। तो लगातार ये सब बच्चा आ कहां से रहा है? यदि साउथ अफ्रीका में ही चल गए तो। और आपको बता दे, कांग्रेस का 1901 में बैठक होगा, उसमें पहली बार महात्मा गांधी जो है वो पार्टिसिपेट लेंगे। तो आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चल गए तो वो ही लंबे समय तक रह गए, ऐसा नहीं है। बीच बीच में टाइम टू टाइम वो आया करते थे, ठीक है। तो ये आप ये बेसिक बात है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का आगमन जो है वो भारत में हो जाता है, ठीक है। और इसी दिवस हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन, चूंकि इस क्लास का मेन मोटिव है एग्जाम सर पे है, तो भाई कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे और कुछ विशेष बातें भी बताएंगे। इसमें दोनों चीज बैलेंस करेंगे, है ना। एक तो एक्स्ट्रा जानकारी देंगे आपको ताकि एग्जाम में कहीं से घुमा फिरा के प्रश्न आएगा, आपसे नहीं छूटेगा। दूसरी बात, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आप सब जानते हो कि महात्मा गांधी जो है वो भाई कहां से, तो साबरमती अपने आश्रम से तय करते हैं कि हमें दांडी जाना है। दांडी जो है वो समुद्र के किनारे है, और यही दांडी में जा करके निकलते कब है? तो ये याद रखेंगे 12 मार्च की वो समय है, 12 मार्च 1930 कि महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है वो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी की ओर रवाना हो जाते हैं। बीच बीच में कई गांवों में जा करके मिलते हैं, और कई काफिला जो है वो एक बड़े कारवा के रूप में बदलते चले जाते हैं। और जब दांडी पहुंचते हैं, इनको आने में कई दिन लग गया, लगभग 24 दिन का आप सफर मान लीजिए। तो जब 24 दिन काउंट करेंगे तो आपका टाइम कितना निकल के आ जाएगा? तो ये मार्च का महीना तो पूरा खत्म हो जाएगा। और आपका याद रखेंगे 6 अप्रैल की वो बातें हैं, मार्च के बाद अगला महीना अप्रैल। 6 अप्रैल को याद रखेंगे 1930 की घटनाएं है कि वो गुजरात के पास में एकदम समुद्र के किनारे वाला सेक्शन दांडी पहुंचते हैं। और यहां पर जब वो आते हैं तो 78 व्यक्तियों से ये काफिला लाखों की संख्या में हो गए, और इस समय में बहुत सारे महिलाएं भी पार्टिसिपेशन लिए। और इसी समय आकर करके ये एक आंदोलन शुरू करते हैं नमक के। इससे पहले भारत में नमक को बनाना और उसके व्यापारों पे अंग्रेजों का अधिकार है, लेकिन महात्मा गांधी कहे कि अब से जो है हम अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे और हम लोग स्वयं नमक बनाएंगे।
और तमाम तरह करके कुछ असहयोग आंदोलन के भी कुछ नियम लेकर के रखे कि विदेशी वस्त्रों का हुलिया जला देना और जैसे असहयोग का जितना एजेंडा था वो सब सविनय अवज्ञा में लागू हुआ और कुछ नए चीजें भी शामिल हुए और एक आंदोलन शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 1930 से, उसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ भाई, तो 1930 ईस्वी में हुआ है। तो ये बातें आपको जानते होंगे। चलिए अगली बातें अगर बताते चले, अगले बातें जिस तरह का प्रश्न आएगा उस तरह का विशेष जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कहीं भी पढ़े होंगे, किसी भी चैनल पर पढ़े होंगे और भारती सर के द्वारा और VR एजुकेशन पे अगर आप समय दे रहे हैं तो इस समय को हम और जो है एकदम बढ़िया, जो भी बोल दीजिए, हमारे पास वर्ड नहीं है, वो बनाने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आएगा। जितना भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रश्न आपको करा रहे हैं, यानी आपका भारतीय इतिहास का जो कुछ विषय का भाग 3 है किताब, तीसरा जो किताब है उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न आएगा बनेगा तो महात्मा गांधी वाला सेक्शन से बनेगा। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो आपका चैप्टर है, यहां से गांधी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे और सारे सवाल आपको करा रहे हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और दुर्भाग्य मानिए कि जब 9 जनवरी 1 मिनट फरवरी लिखा जाता, तो 9 जनवरी की बात कर लेंगे कि 9 जनवरी याद रखेंगे 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत में एंट्री होता है और अगले महीना लगभग बात कर लेंगे तो फरवरी में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन भी हो जाता है। अगर आपसे कोई और हाई लेवल की बातें बोल दे कि गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे, तो उनका नाम है MG रनाडे। याद रखेंगे इनका नाम क्या है, MG रनाडे इनके राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। किनके, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, MG रनाडे। इनका पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे है। ठीक, यही 1870 ईस्वी में पुणे में एक सार्वजनिक सम्मेलन किए, ठीक है, सभा किए थे और वही कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। और महात्मा नहीं, यहाँ पे अगर महादेव गोविंद रनाडे की बात कर ले जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु है, तो इनके बारे में बता दे कि ये ब्रिटिश सरकार और आम जनता के बीच में सेतु का काम करते थे। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहां तक आपका ब्रह्मा में लेवल भी नहीं आएगा, लेकिन ब्रह्मा में भी आपको अधिकारी के जैसा जो है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु एकदम अब हल्का लगे आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर कोई इतना बोलेगा तो आप ये भी बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है भाई, तो उनका नाम है MG रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे, है ना। अब चलिए आगे, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ, तो अभी बताए भाई मेरे कि दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। सही जवाब ये। देखिए अभी आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, 30 प्रश्न आपको एकदम इंपॉर्टेंट वाला कराएंगे और 30 प्रश्न में से आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपको सही हुए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगले सवाल के ऊपर में आते हैं, तो ये 4 नंबर का सवाल है और 5 नंबर का सवाल कहां गया भाई मेरे, तो ये 5 नंबर का सवाल है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब होता है। बताइएगा कि बिहार में चंपारण का सत्याग्रह जो है वो कब होता है, फटाफट से बताएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, चाहे उनका इतिहास सब्जेक्ट हो, भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो या फिर संगीत ही क्यों ना हो, इन सबका एकदम VVI क्वेश्चन वाला जो है वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, PDF के रूप में प्रिंट आउट करा के आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे तो ये सारे सब्जेक्ट का कम से कम फी में तैयारी करेंगे। मात्र एक सब्जेक्ट का उनको तैयारी में लगेगा 199 रुपया, बस इतना ही पूरे साल का। ठीक, अगर बात बता दें कि जो अभी PDF लेना चाहते हैं तो अगर इसमें से 3-4 सब्जेक्ट को अगर आपको चाहिए तो 199 में तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो उसका फी लगेगा आपको केवल और केवल 99 रुपया। 99 रुपया में कोई एक सब्जेक्ट। ठीक, और अगर ये सब सब्जेक्ट होगा तो सब आपको 99 में मिल जाएगा। लेकिन अगर म्यूजिक लग गया तो म्यूजिक के 99 अलग से लगेगा, तो टोटल 199। म्यूजिक नहीं है, ये सब में से कोई है भाई, एग्जाम देना है आपको, बोर्ड है, हम ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। 99 रुपया में आप पूरा का पूरा PDF ले जाओ और इससे निकाल के पढ़ लो और सारे प्रश्न बोर्ड में एकदम सीधा के सीधा छप जाएंगे। चलिए, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये तो बड़ा इजी बात है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और महात्मा गांधी को कौन बुलाए, तो ये प्रश्न आता है, जिनका नाम क्या है भाई,
तो अनपढ़ किसान नेता जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, है ना। और इसी दौरान महात्मा गांधी जब बिहार में आए थे तो बत्तख मियां महात्मा गांधी की जो है वो जान बचा लिए थे, क्योंकि इस समय एक बगान के अधिकारी थे और बगान में अधिकारी का नाम है, इसका नाम है क्या, तो इरविन नाम है ना। अधिकारी का नाम लॉर्ड इरविन है और ये लॉर्ड इरविन वो नहीं है कि जो उस समय में वायसराय रहेगा जब भारत में असविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे, गोलमेज सम्मेलन होगा, तो भारत में जो लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करते थे वो वायसराय नहीं है। ये लॉर्ड इरविन अलग है जो बगान में मालिक हुआ करता था चंपारण इलाका में, और यही जो है महात्मा गांधी को बिहार में जहर डाल कर करके और भोजन खिला के लपकाने का पूरा प्रोग्राम बना लिए थे। लेकिन रसोईया था जिसका नाम बत्तख मियां था, और रसोईया को ये बात समझ में रास नहीं आया और महात्मा गांधी को किसी तरह से वो जान बचा ही लिए। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता कब होता है। अब भाई महात्मा गांधी जो है वो जैसे ही 6 अप्रैल से जो है वो 1930 ईस्वी की अगर बात कर लेंगे तो दांडी मार्च के यात्रा के बाद जो है वो सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर देते हैं। लगभग साल भर भी नहीं होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो महात्मा गांधी के आगे झुक जाती है, समझ बात ना। और महात्मा गांधी के कहीं ना कहीं सारे वो मांगों को पूरा करने के ऊपर में राजी हो जाती है। इससे पहले महात्मा गांधी के कई समझौता थे, कुछ अपनी भी थे, कुछ नेहरू जी की भी बातें हैं। नेहरू जो है वो नेहरू रिपोर्ट भेज चुके थे, लेकिन अंग्रेज नेहरू रिपोर्ट को नहीं मांगे थे। इसके अलावा महात्मा गांधी को लग रहा था कि यदि अगर कोई आंदोलन की शुरुआत नहीं करते हैं तो ये देश में भयानक हिंसात्मक आंदोलन जो है वो होगा, और अगर हिंसात्मक आंदोलन हुआ, किसी ने अगर मान के चलो कि देश को आजादी भी दिला दी, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम धूमिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि हिंसात्मक आंदोलन होगा, इसीलिए देश की स्थिति से पता चलता है कि कोई ना कोई अगर आंदोलन करते हैं तो लोगों का ध्यान भटकेगा, और ये इनका आंदोलन ही जानते हैं कि अहिंसात्मक होता था, इसमें हिंसा ही नहीं होता था। खैर जो भी हो, अगले साल जो है वो 1931 याद रखेंगे, अगले साल 1931 की अगर हम बात कर लेंगे तो गांधी और इरविन के बीच में समय है 5 मार्च 1931 ईस्वी। ध्यान से सुनेंगे। इस दौरान ये भी होता है कि 30 में भी गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में ही याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन होता है ब्रिटेन में, और मैकडोनाल्ड जो है वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो जैसे गोलमेज सम्मेलन होता है तो महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, और उस समय महात्मा गांधी जो है भगवान राम की तरह लोगों के दिल में बसते थे। तो वहां पे कहा भी गया था, बिपिन चंद्र पाल का ही ये कथन है कि जहां राम नहीं वहां रामलीला कैसा, समझ रहे बात ना। एमजी मैकडोनाल्ड जो है वो भी कहे कि भाई ये नहीं होगा, और अगली बार गांधी को हर हाल में लाना होगा, इनवाइट करो, और गांधी आएगा तब भी जाकर के ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेस रहेगा। और अगले साल गांधी जी को लाना है, और गांधी जी कहे कि हमारा 11 सूत्री समझौता को तुम नहीं मांगा है तो हम नहीं जाएंगे। तो वही भारत में अब लॉर्ड इरविन है, ये गांधी जी के मांग को जो है वो मानने के लिए राजी हुआ, और 5 मार्च 1931 ईस्वी को याद रखेंगे गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अच्छा, गांधी इरविन समझौता को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए यदि आपकी तैयारी कहीं भी कहीं है और बेस्ट है तो। फिलहाल के लिए इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी 12वां का लेवल है वो एक क्वेश्चन है, और इस लेवल से उठाने का प्रयास करने वाले आपके लिए हम हैं, समझ रहे बात ना। तो ये सारा चीज तो गाइड में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। फिर भी आपके लेवल का क्या होगा, जो सब पढ़ेंगे वो आप भी पढ़ेंगे, तो फिर आपकी सोच का क्या होगा, आपके आगे का जो भी आपका सपना होगा उसके क्या होगा भाई, तो उसको ऊंची उड़ान देने के लिए हम है यहाँ। इतनी बातें इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, जानकारी से रूबरू करा देंगे कि आप आगे एग्जाम देके आएंगे, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी का क्वेश्चन देखिएगा जो आपसे रिलेटेड होगा, लगेगा कि वाह मजा आ रहा है, सब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वहीं से आपका सोच बढ़ेगा कि नहीं हम अब करेंगे यही एग्जाम की तैयारी। चलिए, साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन आप सब जानते हो कि स से साइमन और स से 27, याद रखेंगे, स से साइमन कमीशन और स से 27 में इस कमीशन का गठन होता है। इसमें सातों के सातों जो है वो गोरे लोग थे, कहीं ना कहीं यूरोपीय ही है, भारत की इसमें एक भी सदस्य नहीं है, और इसकी जो गठन हुआ है वो ब्रिटेन में ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में ही हमारे लिए नियम बनाने के लिए पूरा का पूरा मामला फिट है, और हमारा एक को आदमी नहीं लिया है, वो नियम लॉन्च होगा भारतीय लोगों पे, और भारतीय लोग नियम बनाने वाला ही नहीं है। अगले साल 1928 में ही आया,
जैसे ही मुंबई आया, मुंबई में भी विरोध शुरू, पंजाब में भी विरोध शुरू, सब जगह अलग अलग प्रांतों में विरोध शुरू। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? सवाल का जवाब यहीं पे सही हो जाएगा, 1928 में। इसी साइमन कमीशन का नारा दे रहे थे, गो बैक का नारा लगा रहे थे लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब के शेर और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आप याद कर लीजिए कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को, और पंजाब के केसरी के अलावा पंजाब के शेर या पंजाब शेर कह लीजिए, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और जब लाला लाजपत राय जो है वो 1907 ईस्वी में, उस समय गरम और नरम दल में बट गया था ये, तो उस समय जो है एक बहुत ही बड़े व्यक्ति, क्रांतिकारी, जिनका नाम भगत सिंह है, और भगत सिंह का जन्म ही 1907 में हुआ था। और इस समय में 1907 में एक पॉपुलर और बड़े चेहरा के रूप में लाला लाजपत राय थे, तो बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे, है ना। तो और ये खास करके उग्रेसिव टाइप के लोग थे, इसीलिए भगत सिंह जो है वो इनको अपना आइडियल भी मानते थे। और भगत सिंह जब छोटे ही थे तो भगत सिंह के लगभग परिवार जो है लाला जी को जो है पंजाब के ही थे, तो उनको मानते थे। चलिए, बाकी साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ। भारत कब हुआ आया भाई? तो 1928 में आया। अब ऊपरवा न हो भाई, चलो ये ऊपर में आ रहा है। चलिए, अब अगला सवाल आपके सामने देखिए, सवाल आ गया, छप जाता है, जो बोल देंगे छप जाएगा, आगे ना पीछे छपे, लेकिन छपना तय है, इसीलिए आप प्रश्न के ऊपर में ध्यान देंगे। पंजाब के शेर के नाम से किसे जानते हैं? अभी सब आपके लिए नॉर्मल लगेगा, सब लइकन पढ़ेगा कि पंजाब के शेर लाला लाजपत राय, आप ये भी जानेंगे कि पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो पंजाब के शेर हो चाहे पंजाब केसरी हो, सब लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगले सवाल के ऊपर में अगर हम बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने काफी धुआंधार प्रश्न। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र के एकदम हिट प्रश्न है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में अगर बात कर लेंगे कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का जो है वो गठन किए? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो स्थापना किए 39 में। दरअसल क्या हुआ था कि ये त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ, ये जीत भी गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष से। महात्मा गांधी से इनका नहीं बना। महात्मा गांधी कह दिए कि नेताजी सुभाष चंद्र को कि तुम्हारा ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भाई अहिंसात्मक रूप से चलती है, ये अलग विचार है, तुमको लगता है कि हिंसा से ही और ये संगठन और नेतागिरी से इस तरह से जो है अगर देश आजाद होगा तो तुम अपना खुद का मार्ग अलग बनाओ। और वही नेताजी 1939 ईस्वी में, याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, है ना। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के अध्यक्ष के पद के ये चुनाव में जीत भी जाते हैं, लेकिन उसे छोड़ देते हैं। तो आगे अब बड़े लेवल के अधिकारी में पढ़िएगा कि जब ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं तो इनको कौन आदमी लीड करता है ना। चलिए, अगले सवाल है, पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। 14 नवंबर किन का जन्म है? तो सब जानते हो कि 14 नवंबर का जो दिन है भाई, चिल्ड्रन डे किनके जन्मदिन पर होता है? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर होता है। यही हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू काफी पॉपुलर आदमी थे। जैसे आज लोग मोदी जी को लोग सोचता है कि बहुत पॉपुलर है, तो ये थे ये नहीं थे ये तो कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोग कहता है कि वोट चोरा करके कर लेता है, ये जो भी कर लेते हैं लोग, कई लोग फॉलो करता है, लेकिन ज्यादातर आबादी जो है ये ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चाहता। बात सही बात है कि नहीं चाहता है, लेकिन किसी तरह से उच्च जाति के लोगों को हर इलाका में मिला करके या कुछ पैसे के मदद से, एडवर्टीजमेंट के मदद से, वोट चोरी के माध्यम से ये आदमी, चोर आदमी जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन उस समय इनके बारे में आप पढ़िएगा तो उस समय इनका इतना बढ़िया चहेता था कि लगातार, आप पढ़े भी होंगे पॉलिटी में, 3 बार अगर कांग्रेस पार्टी के देश आजादी के बाद, अगर देश आजादी के बाद जो है लगातार 3 बार चुनाव का नतीजा आता है। जब नेहरू जी थे तो कांग्रेस पार्टी के अकेले 350 सीट से ज्यादा आता था। ये तो 50 ऐसी लिखे, 364 गो, 361 गो ऐसे सीट आता था, समझ रहे बात ना। और आने का पीछे का मुख्य कारण यही था कि कांग्रेस पार्टी में एक चर्चित चेहरा नेहरू जी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे, है ना। चलिए, तो बाकी अलग है कि ये लोग गांधी जी के चक्कर में नेहरू जी के भी लपेटते हैं, क्या ना, ये दोनों चापलूसी करे वाला आदमी है। और गांधी ने कहीं ना कहीं नेहरू जी को चर्चित किया, लेकिन शुरुआती दौर में जे रहे, जब ये आजाद हुए थे तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के आदमी थे और गरीब वर्गों के लिए बहुत काम किए थे, उनके उत्थानों के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है बताइए? बहुत हल्का है, 36 व्यक्तियों का शीर्ष मंडल ये कहता है मिंटो कि तुम सब लोग बंगाल के इलाका में फूट डालने के लिए, मार्ली मिंटो वो आदमी था जो भारत का वायसराय हुआ करता था, और बंगाल को बांटने के लिए, 2 वर्ग में बांटने के लिए क्या कर दिया भाई
कि बंगाल के मुसलमानों को भड़काया कि तुम लोग कहाँ आओ, तो शिमला में आओ, और शिमला में कुछ लोगों को लेकर के आओ, तुम लोग अपनी अलग पार्टी की मांग करना, हम तुमको एक नया पार्टी बनाने का दर्जा जो है वो दे देंगे। और ये मिंटो के प्रयास से बंगाल में फूट डालने के लिए कहीं ना कहीं याद रखेंगे कि ये मुसलमानों के 36 लोगों के शीर्षमंडल शिमला पहुंचती है और मिंटो के प्रयास से 1906 ईस्वी में भारत में एक नया पार्टी बन जाता है जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग। ये मुसलमानों के अधिकार को रखने वाली थी, है ना। और बंगाल का विभाजन भी कर दिया जाता है पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल की बात कर लेंगे तो इधर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था, और पश्चिमी बंगाल की बात कर लेंगे तो इधर हिंदू बहुसंख्यक इलाका था। ऐसा बांट दिया कि एक तरफ हिंदू ज्यादा और एक तरफ मुस्लिम ज्यादा, ताकि बंगाल वाले इलाका में हिंदू और मुस्लिम में जो है कहीं ना कहीं फूट आराम से डाली जा सके। तो बंगाल विभाजन अगर पूछ लिया जाए तो 1905 में नहीं है, आप याद रखेंगे 1905 में। अगर बंगाल में पहले इसको बांट दिया गया 2 टुकड़ा में, और फिर इसको फूट डलाने के लिए मुसलमानों के लिए इस प्रांत में एक अलग सी पार्टी भी बना दी गई है 1906 में, जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग। एक अच्छा सवाल आगे चल के आएगा कि मुस्लिम लीग में याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुआ था। तो कई लोग सोचते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना ही मोहम्मद अली जिन्ना करते, वो नहीं, वो बंगाल के नवाब है, वो सब समझ रहे बात ना। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1913 ईस्वी में पहली बार जो है वो मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल होते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 में। अब मुस्लिम लीग में शामिल कब होता है मोहम्मद अली जिन्ना, तो 1913 में। चलिए, इतनी विशेष जानकारी आपको देते चल रहे हैं, और अब थोड़ा सा क्वेश्चन का रफ्तार भी हम बढ़ाते चले। देखिए, जो बता रहे हैं प्रश्न अपने आप उसी से रिलेटेड आ जा रहा है, कितना बढ़िया है। कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही होता भी है गुरु, ऐसा भी मानिए, बट शर्ते मेहनत करिए उसी एनर्जी से। बंगाल विभाजन कब हुआ, अब इसमें बड़ी बात नहीं है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्रों मुसलमान बहुसंख्यक इलाका था, और पश्चिमी बंगाल की अगर बात कर लेंगे तो उधर हिंदू बहुसंख्यक इलाका था, है ना। और उनको फूट डालना मेन मोटिव था, लेकिन अंग्रेजों ने एक तर्क दिया कि बंगाल में प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को विभाजित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो था हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल देना, है ना। और इसीलिए अगले साल एक और मुसलमानों के लिए पार्टी भी बना दी गई। आगे, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो जीरादेई में होता है, सही जवाब यही होगा। और महात्मा गांधी इसी जीरादेई को बिहार का पहला तीर्थ स्थान कहें। यही सब बड़े लेवल के एग्जाम में छपेगा। जो भी अगर इस वीडियो को टीजीटी पीजीटी वाला देख रहे हैं, या फिर आप अधिकारी बीपीएससी बनने के लिए देख रहे हैं, दरोगा वाला देख रहे हैं, बिहार पुलिस वाले देख रहे हैं, जो भी अन्य 12वीं कक्षा के बाद जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति है, चाहे जितना भी लेवल का है, तो ये सब स्टेटमेंट वाला कथन जो है वो पूछा जाता है, कई लोगों से छूट जाता है, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो जीरादेई बिहार का वो जगह है जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जो है वो जन्म हुआ है ना। पहले जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आपको मालूम है कि इसी को महात्मा गांधी क्या कहे हैं, बिहार का पहला तीर्थ स्थान कहे हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात, अगली बातें अगर बात कर लेंगे तो अगला बात, अच्छा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के भी रचनाकार यही हो जाएं। प्रश्न आएगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात कर लेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपके कौन भाई, तो वो नेहरू जी हो जाएंगे। और अगर कहे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, तो आप सवाल छापो, नहीं आएगा तो फिर हम हैं। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये लाइनें जानते हो, महात्मा गांधी की किताबें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहेंगे तो किसके हो जाएंगे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी से और इनके कई पत्रिका पूछते हैं, तो याद रखेंगे यंग इंडिया किसके हैं, महात्मा गांधी के। एक होता है न्यू इंडिया, ये भी कई बार कंफ्यूजन देता है, तो न्यू इंडिया की बात कर लेंगे तो ये पत्रिका जो है, ये न्यूज़पेपर की बात कर लेंगे तो न्यू इंडिया जो है वो आपका एनी बेसेंट का है। किसका है, एनी बेसेंट। अभी कुछ देर पहले बताइए, यही एनी बेसेंट वो महिला है जो 1893 में आयरलैंड से भारत आई है, और इसी का एक न्यूज पत्रिका है जिसे न्यू इंडिया कहते हैं। और यही नहीं, न्यू इंडिया नहीं, एक और पत्रिका आती है जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ कहेंगे। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक कौन हो जाएंगे, यही जो 1893 में महिला आई है, और इसका नाम है एनी बेसेंट नाम है। क्या नाम है, तो एनी बेसेंट नाम है। और आपको बताते चले, यही एनी बेसेंट जो है, जो भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, तो दक्षिण भारत के मद्रास में होम रूल की स्थापना कराने वाली विदेशी महिला कौन है, तो ये आपके है कौन भाई, एनी बेसेंट है। ठीक, तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि विदेश के सारे लोग खराब ही है,
कितने ऐसे अंग्रेज थे जो भारतीय दुर्दशा पे रोते थे और भारतीय चीजों में सुधार लाना चाहते थे। तो सब तरह के आदमी है, हर एक जाति के अंदर, हर एक धर्म के अंदर कुछ खराब भी है, कुछ अच्छा भी है, इसीलिए अंग्रेज में से भी कुछ अच्छा कुछ खराब थे, है ना। चलिए अगली देख रहे हैं कि विदेशी महिला होकर के हमारे महिलाओं को पढ़ाने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, है ना, और यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए देश की आजादी और क्रांतिकारियों में विदेशी महिलाओं का भी योगदान है। चलिए सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो वापस कर दी गई थी, है ना। तो सर का मतलब सर कहो या नाइटहुड कहो, दोनों एक ही बात है ना। नाइटहुड की उपाधि मतलब अंग्रेजों एक उपाधि दिया था सर, है ना। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दिए थे। जब हिंदुस्तान में ये आए थे तो अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज इनको एक उपाधि दिया है, इनको कहते हैं केसर ए हिंद की उपाधि। तो पूछता है केसर ए हिंद, ये केसरे हिंद की उपाधि किसको दिया गया है? महात्मा गांधी को दिया गया है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। दरअसल ये क्या थे कि वर्ल्ड वार के दौरान जो है वो महात्मा गांधी जो है वर्ल्ड वार में वॉर से प्रभावित लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा चालू की थी। उसी एम्बुलेंस सेवा को देखते हुए महात्मा गांधी जी जो है उनको अंग्रेज महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। और जब भारत में आए थे 1915 ईस्वी में, तो उस समय वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो महात्मा गांधी भारतीय से रिक्वेस्ट करते थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो अंग्रेजी फौज में जाए और अंग्रेजों को सपोर्ट करे। इन सभी चीजों को देखते हुए अंग्रेजों जो है वो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। ठीक, वॉर के समय में जो है वो युद्ध के समय में एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करने के लिए और भारत से बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो ब्रिटेन के फौज में लोग जाए, इसके लिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। लेकिन अब सब जानते हो कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजों को ये उपाधि जो है वो लौटा दिए महात्मा गांधी, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं जो सर की उपाधि इन्हें दी गई थी, ये दोनों उपाधि जालियांवाला बाग के दौरान जो है वो हटा देते हैं। ठीक है, लौटा देते हैं कि लो भाई कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मुंह पे ये तमंचा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जब 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम आया है, इस अधिनियम को क्या कहते हैं? है ना, 1909 के अधिनियम आप जानते हो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1919 की बात कर लेंगे तो इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसी नियम के तहत भारतीय वस्तुओं को महंगा कर दिया गया था, क्योंकि पहला वर्ल्ड वार 1914 से 18 चला और अंग्रेजों को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भले ही युद्ध जीत गया हो, लेकिन उनको भी युद्ध में बहुत नुकसान हुआ। भारत में आकर के लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज जीत गया है, जिताने में भारतीय का भी बहुत अच्छा योगदान है। महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोग ब्रिटिश के फौज में गए तो शायद अंग्रेज कुछ हमें अच्छा गिफ्ट देगा, लेकिन गिफ्ट दे दिया। क्या दिया? अंग्रेज कह रहा है कि भारतीय हमें युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए यूरोप के जितने भी वस्तु भारत में बिकते हैं उन वस्तुओं का कर को महंगा कर दिया जाता है, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया ताकि कुछ पैसे और एक्स्ट्रा आ जाए और युद्ध का क्षतिपूर्ति कर ले, है ना। और ये है आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और बाकी एक अधिनियम 28 में आने वाला है, साइमन कमीशन, लेकिन भारतीयों ने उसका जम करके विरोध ही कर दिया। और उसी में लाला लाजपत राय के कहीं ना कहीं एसपी सैंडर्स के समय में पंजाब में वो थे और उसी समय उनकी हत्या कर दी जाती है। भगत सिंह काफी जो है वो गुस्सा में भी आ जाते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये सब जानते हो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में कर दी जाती है। और इसके पहले अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहला अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी होते हैं। इनका नाम होता है वेमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी बार बैठक कलकत्ता में हो जाती है और कलकत्ता में बैठक होती है दूसरी बार अगले साल 1886 ईस्वी में। ये 1885 में कहा भाई? तो बंबई में। और बंबई में जो हुआ तो WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। और कलकत्ता की बात कर लेंगे तो आपके दादा भाई नौरोजी। और फिर अगले साल 1887 ईस्वी में होती है और ये आपका दक्षिण भारत के मद्रास में होता है। और इसमें जो बनते हैं उनका नाम है इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। वो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी दूसरे बने हैं, जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन है। 12वीं के बच्चों के लिए याद नहीं रखना है, ये याद रख लेंगे तो बहुत है। 1887 में पहला फर्स्ट अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष बना हो तो उसका नाम क्या है? तो बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। चलिए अगली बात अगर करेंगे, कैसे आप देख रहे हो कि इसमें पारसी, दादा भाई नौरोजी पारसी है, वेमेश चंद्र बनर्जी जो है वो ब्राह्मण है
और मुसलमान, सबको कहीं ना कहीं इसमें एक चाल समझो, ये लोगों को सम्मान देना समझो, अलग अलग धर्मों के लोगों को भी इसमें अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? चाहे कहे जय हिंद, चाहे कहे दिल्ली चलो, सबका नारा सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ये बहुत हिट प्रश्न है। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन है? तो भारत में कहीं ना कहीं नील आंदोलन को ही जन आंदोलन कह लीजिए, है ना, जो कि आपका चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में। ये भारत में पहला हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर हम बात कर लेंगे तो अगला सवाल अगर देखें तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? लखनऊ में अधिवेशन हुआ 1916 ईस्वी में, और इसमें की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी जब 15 में आए थे तो पार्टिसिपेट इसमें भी किए थे, और कहीं ना कहीं इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी था। और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम का अग्रदूत कहे थे। समझ रहे बात ना? तो हिंदू और मुस्लिम का क्या माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को अग्रदूत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एकता में विश्वास करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन बीच बीच में कोई इतना खो दिया कि बेचारा मोहम्मद अली जिन्ना परेशान हो गया, लगा तो हम लोग तो मानेगा नहीं, इसीलिए हम मुस्लिम है और मुसलमानों की तरफ से ही अपना हम देखते हैं भविष्य, है ना। तो बेचारा पागल हो गया। देखिए, इंसान जब 2.5 किलो का लड़का पैदा होता है, 2.5, 3, 3.25 kg का, तो वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे जो हो, वो नहीं जानता है कि क्या है क्या है। अगर वो आदमी खराब बना तो इस समाज, इस परिस्थितियों का ही दोष है। कोई ना कोई लोग उसके लिए जिम्मेवार हुआ होगा। अगर वो अच्छा बना तो कोई ना कोई लोग के सपोर्ट से ही बनता होगा। समझ रहे बात ना? ये परिस्थितियां प्राकृतिक लाती कहां से है? ये परिस्थितियां आपसे, हमसे, समाज से, यही से आता है। तो कोई भी धरती का आदमी खराब ही नहीं है। अगर हम ही खराब है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिस्थितियां हमको आपसे हट करके अलग मिला है। अगर आप खराब है तो आपको परिस्थितियां अलग है। समझ रहे बात ना? तो ये परिस्थितियां ही सब चीज बनाता है। कहीं ना कहीं एक जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना, समझ रहे बात, जिसको आदमी एकदम गंदा नजरिया से देखता है, एकदम कट्टर की यही आदमी है, पाकिस्तान को बंटवारा करा दिया। वो पहले हिंदू और मुस्लिम का एकता में विश्वास करता था, गुरुदूत माना जाता था। अब वो आदमी को समझ रहे हो कि समय ने क्या बना दिया, है ना। चलिए, बाकी आप जानते हो अंबिका चरण मजूमदार 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और ये अधिवेशन हुआ था कहां? लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला सवाल ये है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अभी आपको बताया कि पहले इसकी स्थापना 1885 में हुआ, और 85 में हुआ तब पहले अधिवेशन आपका कहां की गई थी भाई? तो बंबई में। समझ रहे बात ना? प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हुआ था। इसीलिए एक व्यक्ति का कहना है कि वर्ष में एक बार मेढक टरटराओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये कथन कौन कहे थे कि वर्ष में एक बार टरटराओगे तो मेढक की तरह कुछ नहीं होने वाला है? कमेंट में छाप दीजिए, किसी का स्टेटमेंट है, और ये बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो साल भर में एक बार टरटराता है। आप कहते हैं कि एक बार टरटराइला से कुछ नहीं होगा। और इसका पहला बैठक में आपको बताएं WC बनर्जी, जिसे वेमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, और ये 1885 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो बंबई में। चलिए, बहुत ही 9 प्रश्न और है, बस आज का सीरीज खत्म हो जाएगा, और देखेंगे ध्यान से। और एक तमाम बच्चों से और विनती करते हैं कि अगर अभी तक खाली क्वेश्चन में हमारी बातों पर ध्यान है तो वो तो ठीक है, लेकिन एगो तनी लाइक मार दीजिए। समझ रहे बात ना? लाइक मार दीजिए, ताकि ये लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जब टिप दीजिएगा तो यूट्यूब आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेगा कि चलिए वीडियो डाले हैं। और नहीं तो हो सकता है कि पढ़िएगा, चीजें भूल जाइएगा, आपको मिलेगा नहीं। अब बहुत सारे लोग बहुत दिन तक वीडियो देखते हैं। आप VR एजुकेशन करते हैं तो कोई VS से सेव कर ले रहता है मेरा नंबर, आप कोई कुछ से सेव कर ले रहता है। तो आपको याद रहे या नहीं रहे, आप कम से कम अगर बेल आइकन टिप दीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपने नोटिफिकेशन चल जाएगा, आप आराम से देख लीजिएगा, आपको लाभ इससे मिल जाएगा। चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो गांधी जी को उपाधि दी गई थी केसरिय हिंद की उपाधि। यही खाली केसरिय हिंद की उपाधि इसी के कारण नहीं, गांधी जी साथ दे रहे थे इसके लिए भी, और जो युद्ध के दौरान गांधी जी ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए जो एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किए थे उसके लिए भी, है ना। चलिए, अगली बात, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत हिट प्रश्न आ रहा है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का सब प्रश्न छापे वाला एकदम सीधे है। समझ रहे बात ना? बाकी तो जैन धर्म, महावीर स्वामी और हड़प्पा उड़प्पा वैदिक उदिक वाला तो करते रहते हैं। कुछ प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यही से आएगा। ठीक है,
स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है आप जानते हो कि महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए भाई? तो अगस्त 1920 से, जब याद रखेंगे अगस्त 1920 से, है ना। कौन डेट कर गए थे? तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी है, देखिए CR दास, चित्तरंजन दास का डेट 1925 में हो गया, अभी बताएंगे, ठीक है। और एक याद रखेंगे कि एक और गरम दल के व्यक्ति है, और कौन गरम दल के व्यक्ति है भाई? तो अभी लाला जी तो नहीं लाला जी का तो निधन होगा नहीं, तो और कौन आदमी हो जाएगा? तो वो आदमी कहाँ का हो जाएगा? बिपिन चंद्रपाल भी नहीं है, वो बिपिन चंद्रपाल या क्या बोलते हैं उसे, एक घोष करके, अरविंद घोष, सब ये बंगाल का आदमी है। बिपिन चंद्रपाल बंगाल का ही, अश्व घोष बार बार बोला जा रहा है आपका, अरविंद घोष ये बंगाल का ही है, सब गरम दल के विचार के आदमी है। एक आदमी और है महाराष्ट्र के, समझ रहे बात, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के स्टार्टिंग किए थे, और उसका नाम क्या है भाई? उनका नाम है, तो महाराष्ट्र में तो बाल, और बाल से हो जाएगा आपका क्या? तो बिपिन चंद्रपाल नहीं, बाल मतलब हाँ, बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। कई बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक किस राज्य के हैं? तो बाल, बाल होता है माथा पर, माँ से माथा, माँ से महाराष्ट्र, याद रहेगा ना, हमको नहीं याद रहता, इसी धर लेते हैं, समझ बात, आप भी धर लीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, गीता पे रहस्य भी लिखे थे जब जेल में थे, तो है ना, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआती किए थे, और ये बहुत चीज किए हैं। अब ये ध्यान सुनिए, इनका मृत्यु पे महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू कर दिए असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग। अब फिर ये पारित उरी सब करा लिए, ये बहुत बढ़िया से चल रहा था, पूरा 1921 चला, अंग्रेजों के धुआं उड़ गया, खटिया खड़ी हो गया, समझ रहे बात ना। सब अंग्रेज के कपड़ा उपड़ा जलावे लगा, अंग्रेज के विद्यालय में नहीं पढ़े जाते थे, अंग्रेजी दफ्तर पे काम नहीं करेगा, अंग्रेज को कोई सपोर्ट नहीं। आज जब भारतीय को कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो भाई वो चल जाएगा। खादी वर्दी पे आ गए, हम लोग खुद के अपने बनाए हुए कपड़े पहनेंगे, अंग्रेजी वस्त्र को नहीं, अंग्रेज तो ऐसे ही चल जाएगा बेचारा, समझ रहे बात ना। तो अंग्रेज भारत में टिका हुआ है, तो हमारे सहयोग के कारण उसे सहयोग नहीं करेंगे, वो भाग जाएगा। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ 1921 में। सब आदमी गर्म हो चाहे नरम हो, सब आदमी खुश था। लेकिन 22 याद रखेंगे फरवरी की बात है, कब की बात है? तो फरवरी की बात है, और याद रखेंगे 1922 ईस्वी। तो फरवरी 1922 ईस्वी में आप सब जानते हो कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड होता है ना। 22 से 24 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया जाता है। और याद रखेंगे महात्मा गांधी 5 फरवरी 1922 की घटना है, और 12 मार्च के आसपास में महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो जब वापस ले लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी को। महात्मा गांधी कहें कि हम तो इधर रहेंगे, जिसको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। तो सब लोग छोड़ करके 22 में फूट हो जाते हैं, और सब लोग बड़ी दिग्गज कांग्रेस के नेता आकर के 1923 ईस्वी में एक नया पार्टी बना लिए, जिस पार्टी का नाम स्वराज दल है। लेकिन स्वराज दल के जो प्रमुख व्यक्ति चित्तरंजन दास हैं, जिसे CR दास कहते हैं, इनका निधन हो जाता है 1925 में। और जैसे ही निधन आता है, देखिए 1923 के बाद से कांग्रेस पार्टी एकदम कमजोर पड़ गई थी, उसमें कोई बड़े दिग्गज नेता ही नहीं थे, समझ रहे बात ना। लेकिन जैसे ही चित्तरंजन दास की मौत हो गई 1925 में, तो फिर ये चित्तरंजन दास की बनाई स्वराज पार्टी से दिग्गज लोग की एंट्री फिर से कांग्रेस पार्टी में हो गई। ध्यान से सुने, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए हैं? तो चित्तरंजन दास, और इनके साथ में एक और आदमी है जिनका नाम मोतीलाल नेहरू है। चलिए अगले सवाल देखेंगे। मिजाज हाफता हो बबुआ। चलिए अगला सवाल है आपका, 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कुछ देर पहले बताया, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस जिसे अध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया था, उसे हरा दिए गए, ठीक है। गांधी जी का ये कहे थे, गांधी जी इनको खड़ा किए थे पट्टाभी सीतारमैया को, और गांधी जी ये भी बोल दिए थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार का मतलब गांधी की हार, और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए, मतलब गांधी की हार हो गई, और क्या। और फिर गांधी जी जो है सुभाष चंद्र बोस के पोटिया लिए, उनका दिमाग जो है हैक कर दिए, और बेचारा गरम विचार के आदमी थे, अपना अलग ही मंजिल बनाने के लिए चल दिए, है ना। चलिए अगली बात है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? ऐसा बैंक के चेक लेके आया है कि बैंक खुद एक कंगाल है, समझ रहे बात, दिवालिया हो चुका है, समझ के बात। तो ये कहे गांधी जी, कौन कहे? गांधी जी। किसको लेकर के? क्रिप्स मिशन को लेकर। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये भी सब सवाल बनेगा, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, अगली सब क्वेश्चन में
A to Z कर देंगे। अभी फिलहाल टाइम इतना हो गया है और हमारी मिजाज थक गई है। बताएं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान की मांग किया? तो ये जानते हैं चौधरी रहमत अली, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये छात्र है। 1931-33 के आसपास का वो समय है कि ये चौधरी रहमत अली पाकिस्तान मांग को लेकर के आवाज को बुलंद कर दिया। समझ रहे बात ना? तो ये याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति है ना, वही का छात्र है। और ये किसकी मांग किया? पाकिस्तान की मांग किया। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो ये सब आप जानते हो कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कई लोग ये भी भुतला जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। और याद रखेंगे कि गांधी जी के जन्म से 400 साल पहले की अगर बात करेंगे तो एक व्यक्ति जिसका नाम 1469 ईस्वी में होता है, इनका नाम गुरु नानक होता है। गुरु नानक भी बहुत फेमस है और इनका जो जन्म स्थल है उसका नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया जाता है, जिसे ननकाना कहते हैं। याद रखेंगे। तो ये जो सिख धर्म की शुरुआत किए और जाति धर्म के बहुत ज्यादा विरोधी आदमी थे, है ना, और बहुत तरह की चीजें हैं। बताइए, डू एंड डाई, करो और मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी भी अब कहने लगे कि करो और मरो, है ना, एकदम देश के लिए मर मिट जाना है, अन्ना तो आजादी हाथ नहीं लगेगा भैया। तो करो मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आप सब जानते हैं, तिलक के मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की क्या कर दी गई? तो शुरुआत कर दी गई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी के किनके अनुरोध पर गए थे? तो चंपारण गांधी जी किनके अनुरोध पर गए थे? तो बताए थे कि एक अनपढ़ किसान थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल है। यही बार बार गांधी जी को रिक्वेस्ट करते थे। पहले तो 1916 में जब लखनऊ में समझौता सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन नहीं, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो उसी दौरान याद रखेंगे वहां पे चले गए, फिर गांधी जी के आश्रम में भी गए और 1917 में अगले साल कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, तो कलकत्ता में भी पहुंचे गांधी जी के। तो इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी कहे कि चलो हम आते हैं और चंपारण है ना, और चंपारण में इनके बहुत सारे बिहार के दिग्गज जो नेता है वो सब लोगों को हाथ बटाए, साथ दिए और ये सक्सेस हो गया। ठीक है, और 1-2 प्रश्न है एक्स्ट्रा, तो चलिए इसको हम लोग अगली बार चलिए देख ही लेते हैं ना। तो लाइक कर दीजिए, 2 प्रश्न एक्स्ट्रा करा रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कब तोड़ा? तो नमक कानून कब तोड़ा भैया? तो आप जानते हो कि 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून क्या कर दिए? तोड़ दिए, है ना। ये गांधी जी जो है वो अब तक आ चुके हैं कहाँ? दांडी पे। कहां से आए? साबरमती आश्रम के साथ। और कितने लोगों से? तो 78 लोगों के साथ। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तीनों याद रखेंगे। ब्रिटेन के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में। गांधी जी केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए हैं 1931 में, और भारत से SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। एक बार साउथ अफ्रीका में गए थे। अब दोनों बातें बता देते हैं। 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे तो उस समय किस पानी के जहाज से गए थे? तो वो गए थे SS सल्फॉल्क नामक जहाज से। और ये 1931 ईस्वी में जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे महात्मा गांधी तो SS राजपुताना नामक जहाज से जो है वो गए थे। कई बार जहाजों का नाम पूछ दिया जाता है। चलिए, तो ये आज का 32 क्वेश्चन करा दिए। 30 क्वेश्चन कहे लेकिन 32 क्वेश्चन करा दिए। सीरीज कैसा लगा एकदम आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना विचार एकदम जम करके एकदम भेजिए हमें, और आप बताइएगा कि कैसा लगा सीरीज। तो हम आपके लिए अभी से लेकर एग्जाम तक आपको निरंतर जो है प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ज्योग्राफी लाइए सर, ये लाइए सर, सब लेकर के आएंगे, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि हम नहीं जान पाएंगे आपके विचारों को तो यहीं पे आज के ही सीरीज से हम स्थगित कर देंगे। तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करिए, बताइए हमें, और हमारे तरफ से एक हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आपका भी बहुत ज्यादा समय हो गया है तो हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।